आज हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञान जो विषय है उसमें आनुवंशिकता एवं जैव विकास में आनुवंशिक पदार्थ के बारे में। देखिए, आनुवंशिक पदार्थ के अगर बारे में बात किया जाए तो जो आनुवंशिक पदार्थ है, पहले इसकी विचारधारा कुछ इस प्रकार से थी कि आनुवंशिक पदार्थ जो है वो प्रोटीन होता है। जब प्रारंभ में इसका ज्ञान नहीं था तो उस समय यानी फ्रेडरिक मिशर के पहले तक ये जब उनकी खोज हुई थी उसके पहले तक माना जाता था कि आनुवंशिक पदार्थ एक प्रकार का प्रोटीन होता है और प्रोटीन ही जो है एक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। लेकिन जब फ्रेडरिक मिशर ने इसकी खोज की तो उन्होंने पाया क्या कि जो आनुवंशिक पदार्थ है इसमें जो है सल्फर के स्थान पर फास्फोरस पाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, सल्फर के स्थान पर फास्फोरस पाया जाता है, जिसके कारण इसको जो प्रोटीन से भिन्न पदार्थ माना गया, क्योंकि प्रोटीन में फास्फोरस बहुत कम किंतु सल्फर पाया जाता है। लेकिन आनुवंशिक पदार्थ में क्या है, सल्फर नहीं पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। अतः वही से सिद्ध होता है कि जो आनुवंशिक पदार्थ है वो प्रोटीन से भिन्न एक पदार्थ है। तो ये लिख सकते हैं कि प्रोटीन से भिन्न पदार्थ होता है। सबसे पहले आनुवंशिक पदार्थ क्या है, प्रोटीन से भिन्न पदार्थ होता है। अब इसका काम क्या है ये भी जानना आवश्यक है कि प्रोटीन से भिन्न पदार्थ है तो इसके कार्य क्या है। आनुवंशिक, अनु मतलब आगे की ओर, वंश मतलब पीढ़ी, यानी एक ऐसा पदार्थ जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचा रहा हो उसे हम आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। यानी इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लिख सकते हैं या में तक पहुंचाते हैं आनुवंशिक पदार्थ कहलाते हैं। तो ये तो हो गया कि हाँ, आनुवंशिक पदार्थ जो है वो होता क्या है। तो आनुवंशिक पदार्थ क्या है, कह सकते हैं कि लक्षणों का जो वाहक होता है उसे आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। सबसे पहले सकन तथा बावेरी ने सबसे पहले आनुवंशिक का गुणसूत्री सिद्धांत दिया, यानी कि सकन तथा बावेरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सकन एवं बावेरी इन्होंने सबसे पहले जो है एक सिद्धांत दिया आनुवंशिकी का गुणसूत्र सिद्धांत। आनुवंशिकी का गुणसूत्र सिद्धांत ये इन्होंने दिया। इन्होंने बताया कि जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो एक्चुअल में गुणसूत्र होता है। एक्चुअल में क्या है, गुणसूत्र है। गुणसूत्र पर उपस्थित कुछ जीन्स होते हैं जिसको मेंडल ने कारक कहा, अभी इसको लोग चर्चा करेंगे। वो कारक जो है लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित करने का कार्य करता है, तो वो यहाँ पर आनुवंशिक पदार्थ। तो यहाँ पर मेन जो हम लोग को पढ़ना है वो एक्चुअली पढ़ना है गुणसूत्र, क्योंकि यहाँ पर अगर देख रहे हैं कि आनुवंशिकी का गुणसूत्र सिद्धांत इनके अनुसार तथा बावेरी के अनुसार जो आनुवंशिकता होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं वो गुणसूत्र के द्वारा जाते हैं। तो मेन टॉपिक हम लोग का क्या हुआ, गुणसूत्र हुआ। तो इस चीज को यहाँ पर देखना है गुणसूत्र का, यानी अगले हेडिंग गुणसूत्र। देखिए, गुणसूत्र की अगर बात किया जाए इसको इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं। गुणसूत्र की खोज किसने किया, ये क्वेश्चन आता है। खोज इसकी जो है, इसकी खोज स्ट्रासबर्गर ने किया। स्ट्रासबर्गर ने 1875 ईस्वी में गुणसूत्र की खोज की। लेकिन इन्होंने गुणसूत्र शब्द यानी क्रोमोसोम शब्द का यूज नहीं किया। जो क्रोमोसोम शब्द है, देखिए यहां पर क्रोमोसोम
मैं लिख रहा हूं, हिंदी में लिख रहा हूं, है तो ये इंग्लिश। क्रोमो मीन्स यहां पर हम बात करें तो क्रोमो मीन्स होता है कलर, प्लस सोमो मतलब होता है बॉडी। इतना तो आप समझ जाएंगे कि कलर मतलब होता है रंगीन और बॉडी मतलब होता है काय, शरीर, यानी रंगीन काय लिख सकते हैं, रंगीन काय। तो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, जो क्रोमोसोम शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग जो है किए थे वाल्डेयर ने। वाल्डेयर ने जब इसको जो अभिरंजित किया, और कब किए थे, 1889 में। जब गुणसूत्र को अभिरंजित किया तब वहां पर उन्होंने देखा कि यह तो कलर हो ले रहा है, अभिरंजित हो रहा है, अतः इसको इन्होंने नाम दिया क्रोमोसोम, यानी कि कलर बॉडी, रंगीन काय के नाम से इसको जो है जानते। गुणसूत्र क्या है, तो गुणसूत्र क्या है, आनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है। हम कह सकते हैं गुणसूत्र क्या है, गुणसूत्र आनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है, आनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है। इस चीज को यहां पर ध्यान से याद रखेंगे। तो गुणसूत्र क्या है यह पता चल गया, आनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है। तो गुणसूत्र के पास वाहक कर रहा है, तो ये यहां पर अगर हम बात करें कि गुणसूत्र किसका वाहक कर रहा है, तो आनुवांशिक लक्षणों का कर रहा है। आनुवांशिक लक्षण क्या है, जैसे हम लोगों के देखते शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, किसी का रंग जो है कांच से होता है, किसी का एकदम साफ होता है, गोरा होता है, किसी का काफी जो है रंग कलर होता है, मतलब कह सकते हैं कि काफी जो है ब्लैक होता है। तो अलग अलग रंग के लोग पाए जाते हैं। ये भी जीन्स के द्वारा निर्धारित होता है। हंसने का या बोलने का या सुनने का या जो बड़े होने का या चलने का या सोचने का या बुद्धि का या तर्क करने का, ये सभी जो प्रक्रिया होती है लक्षणों, ये सारे लक्षण हैं और ये सारे लक्षण निर्धारित होते हैं जीन के द्वारा, जिसे कारक शब्द कहा गया है। तो वही जो आनुवांशिक लक्षण है जो माता और पिता से वाहक के रूप में जो है संतानों पहुंचा है, वही आनुवांशिक लक्षण है। तो गुणसूत्र के अगर हम बात करें इसके कुछ लक्षणों की कि कौन कौन से यहां पर क्या होता है कि जो आनुवांशिक लक्षणों में आते हैं, यानी गुणसूत्र किस प्रकार से आनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है। अगर हम इसकी बात करें तो गुणसूत्र जो होता है जो है, तो गुणसूत्र सबसे पहले जान लें कि गुणसूत्र पर कारक का मतलब होता है जीन। कारक क्या है, जीन। कारक शब्द मेंडल ने प्रयोग किया, जीन शब्द जॉनसन ने प्रयोग किया, अभी उसकी बात करेंगे। पर कारक उपस्थित होते हैं, क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ये क्या करते हैं, होते हैं ये लक्षणों को प्रसारित करते हैं, यानी सकते पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित करते हैं। क्लियर हुआ, प्रसारित करते हैं। तो गुणसूत्र पर कुछ कारक पाए जाते हैं जो आनुवांशिक लक्षणों को ले जाते हैं, लेकिन वो लक्षण कहां है, वो गुणसूत्र पर ही है। इसीलिए जो हम लोग इसको कहते हैं आज जो ये है आनुवांशिक लक्षणों का वाहक कहते हैं। गुणसूत्र जो होता है वो गुणसूत्र सदैव जो माता और पिता होते हैं उनसे जो संतानों में पहुंचता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। गुणसूत्र कैसे जाता है, गुणसूत्र माता तथा पिता दोनों से, ठीक है, माता तथा पिता से संतानों में पहुंचता है, संतानों में पहुंचता है। क्लियर, पहुंचता है। अगर गुणसूत्र की बात करें, जो दैहिक कोशिकाएं होती हैं, दैहिक कोशिकाएं जो शरीर की कोशिका होती है, दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं, या ध्यान रखिए जोड़े में पाए जाते हैं, किंतु जनन कोशिकाओं में
जनन कोशिकाओं में अगुणित पाए जाते हैं, जो जोड़े नहीं पाए जाते, अगुणित होते हैं। तो ये यहां पर क्लियर हुआ कि जो दैहिक कोशिका है, शरीर की कोशिका, उसमें हमेशा जोड़े में होता है, किंतु जो जनन कोशिका होती है जिसे हम लोग युग्मक कहते हैं, जनन कोशिका यानी किसे कहते हैं, युग्मक को कहते हैं, ये युग्मक है। युग्मक जैसे कि मान लेते हैं, युग्मक क्या है, पुरुष में शुक्राणु होता है और स्त्रियों में अंडाणु होता है, अंडाणु। तो ये जो होते हैं ये युग्मक होता है, और इसमें जो है जो गुणसूत्र होते हैं वो अगुणित होते हैं, आधे होते हैं। जैसे मान ले सपोज करें हम लोगों में, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 है, तो ये किसमें है, ये दैहिक कोशिकाओं में है। किसमें है, दैहिक कोशिका में है। लेकिन अगर शुक्राणु की बात करें तो शुक्राणु या अंडाणु में 23 होता है, शुक्राणु या अंडाणु में 23 होता है। तो ये चीज यहां पर ध्यान देना है कि ये आधे होते हैं, क्योंकि जब आधे शुक्राणु में और आधे अंडाणु में, जब दोनों शुक्राणु अंडाणु मिलेगा 23 46 पुनः वापस अपने स्थिति में आ जाएगा, ये चीज यहां पर। और इसके अलावा जो युग्मकों के संलयन, युग्मक मतलब शुक्राणु तथा अंडाणुओं के संलयन से गुणसूत्र पुनः जोड़ा बना लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे युग्मनज मतलब इसको जाइगोट कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। तो जो जाइगोट होता है, युग्मनज होता है, यही युग्मनज से एक पूरे शरीर का निर्माण होता है। क्या सकते हैं, एक युग्मनज से पूर्ण शरीर का निर्माण होता है, पूर्ण शरीर का निर्माण होता है। अब ये क्वेश्चन क्यों इसको बताया जा रहा है कि एक युग्मनज से पूर्ण शरीर का निर्माण होता है, क्योंकि उसी युग्मनज में जाइगोट में गुणसूत्र है। वो गुणसूत्र कहां से प्राप्त हुआ है, माता और पिता से जो है वो गुणसूत्र प्राप्त हुआ है, और उसी गुणसूत्रों में पूरे लक्षण है शरीर के निर्माण करने की, यानी कह सकते हैं कि ब्लूप्रिंट है पूरे शरीर का एक ढांचा बनाने के लिए। इस और वो कहां पर है, वो ब्लूप्रिंट है युग्मनज के पास, और यही युग्मनज फिर धीरे धीरे जो है उसके जो लक्षण है, जीन्स है, वो लगातार समसूत्री वायन के द्वारा बहुत सारे गुणसूत्र और कोशिका बनाते हैं, और इस तरह से बहुकोशिकीय जीव का निर्माण हो जाता है। तो ये तो था आनुवांशिक यानी कि आनुवांशिक लक्षणों का वाहक गुणसूत्र, उसके बारे में। अब बात करते हैं गुणसूत्रों की संख्या की, कि गुणसूत्रों की संख्या की बात हम लोग कर लेते हैं यहां पर। ये तो हो गया गुणसूत्र। अब करते हैं गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्र की संख्या। देखिए गुणसूत्र की अगर हम लोग बात करें तो गुणसूत्र जो होता है सभी प्राणियों में, प्राणी मतलब कि सभी जाति, यहां पर ध्यान दें जाति, सभी जातियों में इसकी संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे मनुष्य एक जाति है, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या अलग है। बंदर एक प्रजाति है, उसमें गुणसूत्र की संख्या भिन्न होगी। घोड़ा एक प्रजाति है, गधा एक प्रजाति है। इसी प्रकार मटर, चना, गेहूं, अरहर, प्याज, गोभी, जितने भी जीव देख रहे हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल, सभी में गुणसूत्र की एक निश्चित संख्या होगी। एक ही जाति के सदस्यों में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, लेकिन लक्षण भिन्न भिन्न होती है। ध्यान रखिएगा, गुणसूत्र की संख्या समान होगी लेकिन लक्षण वहां पर भिन्न भिन्न होगा। इसीलिए माता और पिता, एक जो माता पिता उसी से उत्पन्न संतान जो होता है उसमें माता तथा पिता दोनों के लक्षण होते हैं, और दो सगे भाइयों में भी आनुवांशिक लक्षण भिन्नता पाई जाती है, लेकिन गुणसूत्र की संख्या बराबर होती है। जैसे गुणसूत्रों की संख्या की हम लोग बात करें तो जैसे मनुष्य
मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। पढ़े हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 46 जानते हैं, अभी को जस्ट मैंने बताया। और 23 जो होता है इसमें शुक्राणु होता है, शुक्राणु या अंडाणु, जिसको हम युग्मक के नाम से जानते हैं। दूसरा जैसे इसी में जंतु है एस्कैरिस। एस्कैरिस में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है, अगर उसके लोग बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, वो थोड़ा सा कंफ्यूज, 24 होती है। इसी प्रकार से अगर हम बंदरों में जाएं तो बंदरों में गुणसूत्रों की संख्या, या चिंपैंजी हुआ, जैसे चिंपैंजी हुआ, गोरिल्ला हुआ, उसमें गुणसूत्रों की संख्या 48 होता है। गुणसूत्रों की संख्या 48 होता है। गधे में जाएंगे तो गुणसूत्रों की संख्या 62 होता है। घोड़ों में जाएंगे तो गुणसूत्रों की संख्या 64 होता है। ये कुछ ऐसे अगर हम पौधों की बात करें, जैसे पौधा है प्याज का नाम तो जान ही रहे होंगे। प्याज में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 16 होती है। प्याज में गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है। उसी प्रकार गोभी, फूल गोभी जो खाया जाता है, फूल गोभी, उसमें अगर गुणसूत्रों की बात करें तो उसमें संख्या होती है 18। या मटर का तो जान ही रहे होंगे, मटर में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 14 होती है। तो इस प्रकार जो है गुणसूत्रों की संख्या सभी प्राणियों में भिन्न भिन्न होती है। सबसे अधिक गुणसूत्र जो होता है वो आफियोग्लासम, एक फर्न है टेडोफिटिक प्लांट से आफियोग्लासम, इसमें 1262 होता है। 1262 गुणसूत्र पाए जाते हैं उसमें। तो अलग अलग इसमें होते हैं एक कोशिका में। और ये ध्यान रखिए 46 या 16 या 18 या 24 या 14 है, ये एक कोशिका की मैं बात कर रहा हूं, यानी पूरे शरीर में, शरीर के एक कोशिका में इतने गुणसूत्र पाए जाते हैं। पूरे शरीर की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा है। जैसे अगर अपनी बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य के शरीर एक कोशिका में 46 गुणसूत्र, और लगभग पूरे शरीर में 10⁻14 कोशिका है। यानी गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी, कर सकते हैं 46। इतना इसको गुणा करेंगे तब इतने जो गुणसूत्र लगभग हमारे शरीर में पाए जाते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पर जो गुणसूत्र बताया जाता है वो एक कोशिका की बात यहाँ पर की जाती है। तो एक कोशिका में इतने गुणसूत्र की संख्या यहाँ पर पाई जाती है। तो ये गुणसूत्रों की संख्या। अब बात करते हैं इसके आकार एवं आकृति की, शेप एंड साइज, आकार एवं आकृति। देखिए जो गुणसूत्र के आकार एवं आकृति होता है ये थोड़ा सा भिन्न होता है। गुणसूत्र का जो आकार एवं आकृति है ये थोड़ा सा भिन्न होता है। जैसे इसमें शलाकाकार भी हो सकता है, कुंडलित भी हो सकता है, सर्पिलाकार भी हो सकता है, अथवा तंतुमय होता है। तो लिख सकते हैं कि कैसी होती है, शलाकाकार भी हो सकता है, शलाकाकार हो सकता है, कुंडलित हो सकता है, कुंडलित है, या सर्पिलाकार भी हो सकता है, इसकी आकृति सर्पिलाकार हो सकता है, अथवा तंतुमय होता है, तंतुमय होता है। तो ये इसके आकार एवं आकृति की बात करते हैं। लेकिन जब समसूत्री विभाजन होता है तो समसूत्री विभाजन के एनाफेज में, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन, तो उस समसूत्री विभाजन के जो एनाफेज होता है, एनाफेज, जो बच्चे से कंफ्यूज हो रहे हैं वो समसूत्री विभाजन का भी वीडियो बना करके जो इसी चैनल पर अपलोड है उसको आप देख सकते हैं। अर्धसूत्री का भी वीडियो बना करके अपलोड है, उसको भी आप देख सकते हैं अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा हो तो। लेकिन हाई स्कूल की बात करें तो हाई स्कूल में जितना है वो उतना ही पढ़ाया जा रहा है। एनाफेज में जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र बी, जे या एल आकृति की होते हैं, एल आकृति के होते हैं। तो ये जो एनाफेज में गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्र की आकृति की यहां पर बात हो रही है। इसके अलावा इसमें कभी कभी हो सकता है एक प्राथमिक संपीड़न पाया जाता है। अगर गुणसूत्र की संरचना की बात करें तो जैसे ये गुणसूत्र है, अभी चित्र बनाएंगे वैसे, ठीक है, एक ऐसे बना दे तो संरचना समझने के लिए ये जो होता है इसको कहते हैं गुणसूत्र बिंद, गुणसूत्र बिंद। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोमियर,
सेंट्रोमियर। और ये भुजाएं होती है, क्या होती है? भुजाएं। कभी कभी क्या होता है, द्वितीयक संकीर्ण भी आ जाता है, जैसे यहीं पर हम द्वितीय संकीर्ण बना दें, जी, तो ये द्वितीय संकीर्ण होता है, द्वितीय संकीर्ण। और ये जहां पर गुणसूत्र बिंदु है, यहां पर प्राथमिक संकीर्ण होता है। इसको चित्र में बनाकर हम समझा देंगे अभी थोड़ी देर में। तो पहले तो यहां समझेंगे एनाफेज में गुणसूत्र बी, एल या जे की आकृति में पाए थे, कभी कभी इसमें द्वितीयक संकीर्ण भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं संरचना की, इसके स्ट्रक्चर की। अब यही पर हम चित्र बनाएंगे, इसको जो चित्र है उसको स्पष्ट बनाएंगे। देखिए स्ट्रक्चर की बात करें तो मैं यहां पर एक चित्र से बना दे रहा हूं, ये गुणसूत्र बिंदु है, ठीक है। रफली डायग्राम में बना रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ये गुणसूत्र, तो ये यहां पर एक जो है पेलिकल के आवरण से घिरा होता है, ये ठीक है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं रफली डायग्राम बना के समझा रहा हूं कि ये सेंट्रोमियर यानी कि गुणसूत्र बिंदु है। यहां पर मैं द्वितीयक संकीर्ण भी बनाऊंगा, तो ये प्राथमिक संकीर्ण हो गया, ये यहां पर हमने थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, इसको छोटा सा बनाएंगे। और एक और संकीर्ण यहां पर हम दर्शा देंगे, जी। ये तो एक द्वितीयक संकीर्ण में हमने यहां पर बना दिया। ये क्या हो गया? ये है गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र बिंदु। इंग्लिश में इसको कहते हैं सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। ये एकदम मध्य में पाया जाता है। यहां पर एक्चुअली हमने इसको द्वितीय संकीर्ण बनाते हैं इसलिए यहां पर दिखाया, नहीं तो यहां पर जब पहले बनाते देखे होंगे कि मैं एकदम मध्य में बनाया था, ठीक है। हालांकि गुणसूत्र बिंदु अलग अलग जगह पर होता है, उसकी बात भी हम लोग करेंगे। ये होता है, इस पर पेलिकल का आवरण होता है, ये पेलिकल है, पेलिकल का आवरण रहता है। इसके अंदर मैट्रिक्स भरा होता है, तरल पदार्थ होता है मैट्रिक्स, ये इसमें भरा होता है। इसमें जो है ये गुणसूत्र यानी क्रोमोमियस कह सकते हैं, क्रोमोनिमेटा कह सकते हैं, क्रोमोमियस। इसी में क्रोमोनिमेटा भी होता है, क्रोमोनिमेटा, ये पाए। इसको हम लोग प्राथमिक संकीर्ण भी कहते हैं, प्राथमिक संकीर्ण। और ये हो गया द्वितीयक संकीर्ण, द्वितीयक संकीर्ण। और ये यहां पर जो निकला है इसको हम लोग सैटेलाइट कहते हैं, सैटेलाइट। तो ये इसका पूरा जो है, इसको अगर हाई स्कूल में, तो हाई स्कूल में ऐसे आपको चित्र बनाना है, ऐसे ही हाई स्कूल में। एक्चुअल में गुणसूत्र तो होता है टेट्रावेलेंट, तो मैं यहां पर केवल समझाने के लिए बनाऊं, लेकिन यही चित्र आपको अगर बोर्ड में पूछता है तो यही चित्र आपको बनाना है, अलग से कोई चित्र नहीं बनाना, ठीक है। तो ये यहां पर इसके स्ट्रक्चर हो गए। स्ट्रक्चर में क्या क्या देख रहे हैं कि एक पेलिकल आवरण से घिरा होता है, इसको लिखना भी तो ऐसे लिख सकते हैं चित्र देख करके कि गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र के मध्य में एक गुणसूत्र बिंदु पाया जाता है जिसके दोनों ओर भुजाएं होती है, ठीक है। इसके अलावा गुणसूत्र जो होता है उस पर एक पेलिकल कवच होता है जिसके अंदर मैट्रिक्स पदार्थ भरा होता है। अंदर के जो गुणसूत्र होते हैं उस पर जो है उसमें क्रोमोमियस या क्रोमोनिमेटा, क्रोमोनिमेटा मतलब होता है गुणसूत्र ही धागेनुमा संरचना में जब पाया जाता है उसको क्रोमोनिमेटा कहते हैं। और उस पर क्रोमोमियस जो जीन्स होते हैं उसको कहा जाता है, तो क्रोमोमियस इस पर पाए जाते हैं।
गुणसूत्र बिंदु जहां पर उसको प्राथमिक संकीर्ण कहते हैं और कभी कभी इसको द्वितीय संकीर्ण होता है, जिससे एक सैटेलाइट गुणसूत्र का निर्माण हो जाता है। एक सैटेलाइट जिसको सेट क्रोमोसोम कहते हैं, तो वो सैटेलाइट गुणसूत्र का निर्माण यहाँ पर होता है। इसी में एक शब्द और होता है, अगर हम बात करें कि इसी में एक आता है टीलोमियर्स। टीलोमियर्स क्या होता है, इसकी भी बात कर लेते हैं। टीलोमियर्स देखिए, नाम से स्पष्ट, टीलो मतलब होता है अंतिम में, टीलो मतलब अंतिम में होता है, कि हम बात करें अंतिम में, यानी गुणसूत्र के छोरों अथवा उसके सिरों पर, यानी गुणसूत्र के छोर अथवा सिरों को टीलोमियर्स कहते हैं। टीलोमियर्स कहते हैं। देखिए, मैंने कहा कि जो ये गुणसूत्र बिंदु होता है, अभी इसकी हम लोग बात करेंगे, तो इसकी बात कर लेते हैं कि अगर गुणसूत्र बिंदु के आधार पर बात करें, गुणसूत्र बिंदु, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के आधार पर गुणसूत्र जो होता है वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे गुणसूत्र बिंदु अगर एकदम मध्य में, तो मध्य केंद्र की कहेंगे, यानी कि अगर कहां पर है, मध्य में, तो उसको मध्य केंद्र की कहेंगे, मध्य केंद्र की। इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटासेंट्रिक। या तो कि जो है, जो गुणसूत्र होता है, अगर थोड़ा सा किनारे, अभी इसको चित्र बनाएंगे, वो मध्य केंद्र की, अभी नाम लिख रहे, फिगर बना के समझाएंगे, इंग्लिश में सब मेटासेंट्रिक। तीसरा होता है यहां पर अग्र केंद्र की, एक्रोसेंट्रिक। और एक और होता है अंतर केंद्र की, टीलोसेंट्रिक। चलिए कुछ चित्र समझते हैं कि जब गुणसूत्र बिंदु एकदम से मध्य में हो, तब उसको मेटासेंट्रिक कहेंगे। अगर गुणसूत्र बिंदु पूरी तरह से मध्य में ना हो, थोड़ा सा मध्य के किनारे हो, उसको सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। और अगर गुणसूत्र बिंदु एकदम समीप के किनारे हो, तो उसको एक्रोसेंट्रिक यानी अग्र केंद्र की कहते हैं। और अगर गुणसूत्र एकदम छोर पर हो, तो इसे टीलोसेंट्रिक कहते हैं। तो इस तरह से एक चित्र से समझ में आ गया, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक होता है। तो ये तो सेंट्रोमियर के आधार पर गुणसूत्र की संरचना होती है। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर गुणसूत्र के कार्य, यानी अगली जो आइडिया है वो है गुणसूत्र के कार्य। गुणसूत्र के कार्य भी देख लेते हैं। आज गुणसूत्र वाला टॉपिक समाप्त कर देते हैं। गुणसूत्र के कार्य, तो गुणसूत्र के क्या क्या कार्य है। सबसे पहले मैं बता चुका हूं कि यह आनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है, यानी कि आनुवांशिक लक्षणों की भूमिका निभाते हैं। आनुवांशिकी देख सकते हैं, आनुवांशिक लक्षणों का वाहक है, का वाहक होता है। ठीक है, इसको यहां पर लिख सकते हैं पैतृक लक्षणों का वाहक होता है, नहीं लिख सकते हैं पैतृक लक्षणों का वाहक होता है। आनुवांशिक लक्षण मतलब पैतृक लक्षण भी यहां पर कह सकते हैं, यानी पैतृक लक्षणों का भी यहां पर वाहक होता है। दूसरा कह सकते हैं कि जनन की इकाई है, जनन की
इकाई होती है, जनन की इकाई होती है। इसके अलावा कोशिका निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। कोशिका निर्माण में महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण होता है। गुणसूत्र जो होता है, अगर कहा जाए तो गुणसूत्र शरीर की क्रियात्मक इकाई के रूप में भी कार्य करता है। तो गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र शरीर में क्रियात्मक भूमिका निभाता है। तो ये तो हो गया गुणसूत्र के का। अब उसी गुणसूत्र पर एक पायता यानी लक्षणों का वाहक भी हो गया, लक्षणों का निर्धारण भी करते हैं। केवल लिख सकते हैं, निर्धारण भी कर सकते हैं, वाहक भी है और लक्षणों का निर्धारण भी कर सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं यहां पर कि लक्षणों का निर्धारण करता है। तो ये इतना इसमें महत्वपूर्ण हो गया। अब इसमें प्रश्न आता है कि गुणसूत्र पर कारक क्या है, तो हम उसकी बात करेंगे जीन की, यानी अगला हेडिंग हमारा है जीन। देखिए जो जीन है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग, शब्द का प्रयोग जॉनसन ने किया था। जॉनसन ने 1909 ईस्वी में जॉनसन ने सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया था। जो जीन होता है, इसी जीन को मेंडल ने, इसी जीन को मेंडल ने कारक कहा। मेंडल ने इसी को क्या कहा? कारक कहा। जबकि जॉनसन ने इसके लिए जब जीन शब्द का प्रयोग किया, तो आधुनिक समय में हम लोग इसके लिए जीन शब्द का ही प्रयोग करते हैं। जीन पाया कहा जाता है, तो जीन जो होता है, ये जीन की जो है गुणसूत्र पर, गुणसूत्रों पर एक रैखिक क्रम में, एक रैखिक क्रम में पाए जाते हैं। एक्चुअल में गुणसूत्र तो आनुवांशिक लक्षणों का वाहक है, लेकिन उस आनुवांशिक लक्षण किसके पास है? वो आनुवांशिक लक्षण है जीन्स के पास। वो आनुवांशिक लक्षण किसके पास? और जीन्स कहाँ है? गुणसूत्र पर है। जीन्स कहाँ है? गुणसूत्र पर स्थित होता है। एक ये रैखिक क्रम में होता है, रैखिक क्रम में पाए जाते हैं, और लक्षणों का निर्धारण भी करते हैं, लक्षण इनके पास होते हैं। यानी इसको कह सकते हैं संचरण की इकाई है। जीन्स क्या है? जीन संचरण की इकाई है, संचरण की इकाई है। संचरण की इकाई का मतलब होता है ये आनुवांशिक लक्षणों को, यानी पैतृक लक्षणों को संतानों में पहुंचाते हैं, इसलिए इसको संचरण की इकाई कहते हैं। जीन क्या है? जीन उत्परिवर्तन की इकाई है। जीन उत्परिवर्तन की इकाई है। अगर हम बात करें यहां पर जीन की, तो जीन में लगातार उत्परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण एक नए लक्षण प्रदर्शित होते हैं। यानी कह सकते हैं जीन में परिवर्तन के फलस्वरूप ही जैव विकास होता है। ये जीवों का विकास हुआ, आज मानव से सभ्य मानव की ओर हुआ है, ये कहीं ना कहीं जीन में परिवर्तन की जो है कारण हुआ है, और ये परिवर्तन उत्पन्न हुआ उत्परिवर्तन के कारण। तो जीन जो है उत्परिवर्तन की भी इकाई होती है। इसके अलावा जीन जो है कार्यकी की भी इकाई है। जीन कार्यकी की इकाई है। कार्यकी की इकाई होती है। कार्यकी का मतलब होता है जो पूरा निर्धारण हो रहा है शरीर में लक्षणों का, वो लक्षण का जो निर्धारण है वो जीन के द्वारा ही होता है। इसके अलावा एक और काम करता है जो जीन होता है, प्रोटीन संश्लेषण बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जो प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटीन निर्माण में महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण।
क्योंकि जीन के पास ही प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित जो लक्षण होते हैं वो जीन्स के पास ही पाए जाते हैं। जिस प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण करना उसी प्रकार के जीन्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं। जीन्स जो होता है वो हमेशा जो है जोड़े में होते हैं, यानी कि जो लक्षण होते हैं शरीर में जो लक्षण है उसके लिए कम से कम एक जोड़ी जीन तो निश्चित रूप से पाया जाता है। यानी जीन्स क्या लिख सकते हैं वहां पर कि कम जीन जो है शरीर के प्रत्येक लक्षणों का निर्धारण करता है। शरीर के जो भी लक्षण है, चाहे हंसने का, बोलने का, सुनने का, अच्छा कोई गाना गा रहा है, कोई अच्छी बुद्धि है, तक अच्छा कर ले रहा है, वो सभी कहीं ना कहीं उसके अंदर वो जीन्स है, तभी वो करते। कभी कभी होता है ना बच्चे काफी शरारती हो जाते हैं, एक्चुअल में वो शरारती हैं क्योंकि उनके अंदर वो जीन्स है शरारत करने वाले, लेकिन किशोरावस्था में अगर वो शरारत करे तो वो ऐसा नहीं, वो एक लक्षण है किशोरावस्था में सभी में होता है, लेकिन ऐसे हमेशा के लिए उसकी प्रवृत्ति है आपराधिक प्रवृत्ति, तो निश्चित रूप से उसके जीन्स में है, उसके वो लक्षण है, वो जीन्स है आपराधिक प्रवृत्ति वाला, और वो जीन्स जल्दी जब बिना उत्परिवर्तन के वो जाने वाला नहीं है। तो ये यहाँ पर जो प्रोटीन निर्माण में महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रोटीन निर्माण से संबंधित सूचनाएं इसके जीन्स के पास निहित होती है। तो प्रोटीन निर्माण में महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि प्रोटीन निर्माण से संबंधित सूचनाएं इसके पास निहित होती हैं। तो ये जो आज का टॉपिक था ये था आनुवांशिक पदार्थ में गुणसूत्र और जीन की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डीएनए के बारे में। तो आज का जो टॉपिक था वो था केवल यहाँ पर जो है आनुवांशिक पदार्थ में गुणसूत्र और जीन। थैंक यू सो मच।